नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। अगर हम चैप्टर की बात करें कि चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। अगर आपको 9 to 12 तक क्लास में किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी चाहिए, प्रश्न उत्तर हो, या आप चाहते हो कि हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन मिले, या आप चाहते हो कि फुल डिटेल्स कराया जाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं संपूर्ण करवाने वाला हूं। तो आगे चलेंगे और आज बात करेंगे चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन। पहले देखो, अगर आप किसी भी चैप्टर को संपूर्ण करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर क्या है और क्या हमें पढ़ना जरूरी और क्या हमें पढ़ना चाहिए। उसी के आधार पर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 1 का क्या इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला सामने आ गया आपके कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जिस वस्तु को आप गिन सकते हो, जिस वस्तु को आप गिन सकते हो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। सिंपल समझ जाओ, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसके आप आगे कहीं तक संख्या लेके जा सकते हो अनंत, इसका कोई अंत नहीं। ये नहीं कि 1000 पे रुक जाएगा, 10,000 पे रुक जाएगा, नहीं। आप जहाँ तक लेके जाना चाहते हो लेके जा सकते हो। मान लो कि यहाँ पे बहुत सारे क्या है, आटे की थैली है, आटे की थैली है तो आप इसे गिन सकते हो। मान लो कि इसे आप आलू की थैली मान लो, इसे भी आप गिन सकते हो। मान लो ये चावल की थैली मान लो, तो चावल की थैली को गिन सकते हो। इसलिए यह क्या है, प्राकृत संख्या। मान लो कि यहाँ पे मैंने एक संख्या लिख दिया, तो इन संख्याओं को भी आप गिन सकते हो कि ये संख्या कितना है। मान लो कि मैंने आपको रुपया दे दिया और मैंने कहा कि इसे गिनो, तो आप उसे गिन सकते हो। तो रुपया भी क्या है, प्राकृत संख्या है। मतलब कहने का ये कि जिन संख्याओं को आप गिन सकते हो, जिन संख्याओं को आप गिन सकते हो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपके बुक में पेज दिया रहता है, तो आप क्या करते हो, उस पेज को गिन लेते हो कि ये इस बुक में इतना पेज है। तो क्या है, पेज एक प्राकृत संख्या है जिसे आप गिन सकते हो, जिसे आप गिन सकते। इस दुनिया में, इस दुनिया की मैं बात करूँ, जिन संख्याओं को आप गिन सकते हो वह क्या है, एक प्राकृत संख्या कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्राकृत संख्या बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या या होल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्याओं में शून्य मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मान लो कि अभी आपने किया कि 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जो भी संख्या प्राकृत संख्या कहलाता है। लेकिन जब आप उन संख्या में जीरो मिला देते हो तो वही प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। वही प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन जाता है। अब देखो, परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो आप क्या कहोगे, यस। क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, इसलिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन जब ये बात आता है कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, तो आप कहोगे नो, नहीं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। इसलिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। ये क्लास 9 के लेसन 1 में दिया हुआ है प्रश्न कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है। तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है क्योंकि वो 1 2 3 से शुरू होता है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है क्योंकि ये 0 1 2 3 से शुरू होता है। यही प्रश्न है बस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे और जो भी प्रश्न होगा आप उसे सॉल्व कर लोगे। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 है पूर्णांक संख्या, जिसे हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर संख्याएं प्राप्त होती है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या है, प्राकृत संख्याओं में शून्य, ये जो दिया हुआ है हमारा प्राकृत संख्या, इसमें आपने क्या किया कि शून्य मिला दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऋणात्मक। इसे हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। जो माइनस में होता है उन्हें हम ऋणात्मक बोलते हैं।
आप प्राकृत संख्या जो 1 2 3 है उसे आप समझ गए हैं कि प्राकृत संख्या उसे हम कहते हैं जिन बचताओं को आप गिन सकते हैं। शून्य मिला दिए, शून्य एक अलग हो गया। लेकिन बात यहाँ पे कि ऋणात्मक संख्या का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। सबसे बड़ी बात आपके दिल में यही चल रहा होगा कि ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो देखो, मान लो कि आपने अकाउंट खुलवाया जिसमें आपको कहा जाता है, एक रूल है कि मिनिमम बैलेंस आपको 1,000 रुपया रखना है। अगर 1,000 से नीचे आता है, मान लो कि 999 हो गया, तो आपका बैलेंस धीरे धीरे माइनस में जाने लगा। आज 999 तो कल हो जाएगा 995। धीरे धीरे आपका क्या होगा, बैलेंस माइनस में है, इसलिए पैसा कटेगा। ये बैंक का रूल है कि अगर 1,000 से नीचे जाएगा तो धीरे धीरे आपका पैसा कटता जाएगा और बैलेंस जो होगा वो कम होता जाएगा। इसलिए मिनिमम 1,000 बैलेंस रखना ही पड़ेगा अपने अकाउंट में। ये तो रूल नंबर 1 होगा कि कहाँ होता है, समझ गया कहाँ होता है, जहाँ मिनिमम होता है। अगर उससे कम होगा तो उसमें माइनस का प्रयोग हो जाएगा और वो संख्या ऋणात्मक संख्या बन जाएगी। अब चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप याद करो 5-6 साल पहले की बात है, जब ये जियो नहीं आया था। उस टाइम ये था कि जब आपके मोबाइल के बैलेंस ख़त्म हो जाते थे तो आप लोन लेते थे। मान लो कि आपने 10 रुपये का लोन ले लिया, खुशी खुशी आपने 10 रुपये का लोन ले लिया। आपने क्या किया, कुछ दिन बाद आपने 10 रुपये का रिचार्ज कराया और 10 में कितना मिलता है, 7 रुपये मिलता है। ये 7 रुपये क्या किया कि अपना ले लिया और बच गया -3 रुपया। अभी -3 रुपये कहाँ से आया। देखो, पहले 10 रुपये बैलेंस दिखाता है, लेकिन जब आप 10 के रिचार्ज करते हो 7 रुपये कट जाता है, फिर भी आपके अकाउंट में दिखाता है कि -3 रुपया है। मतलब -3 रुपया अगर अभी आप कभी भी रिचार्ज करवाओगे तो ये -3 रुपया ले लेगा। मतलब ये कि कहने का मतलब ये है कि जब आपने 10 रुपया लिया है मेरे से लोन, तो ये करो कि जब आप आगे जब भरपाया करोगे 10 से ऊपर रिचार्ज कराओगे, मतलब 10 से ऊपर बैलेंस आपका होना चाहिए। तो मैं अपना 10 रुपया ले लूँगा, जो बचेगा वो आपका प्लस में बच जाएगा। अन्यथा कम होगा तो मैं तो अपना 10 रुपया ले लूँगा, लेकिन बाकी बैलेंस मेरे माइनस में आपको दिखाएगा। तो यही होता है माइनस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, आप समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बढ़िया से समझ गया होगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझ ना आता हो। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 है सम संख्याएं, जिसको इवन नंबर भी बोलते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उन्हें ही हम सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं। बहुत बड़ी संख्या भी 2 से विभाजित हो जाती है। 2 से विभाजित हो जाती है। 2 के विभाजित करने का नियम भी होता है। मान लो कि मैंने बहुत सारा संख्या लिख दिया और मैंने कहा बताओ ये 2 से विभाजित है कि नहीं, तो ये है, क्योंकि हमें पहली संख्या से देखना होता है। अगर पहला संख्या 2 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित होगा। ये तो बड़ी संख्या का एग्जाम्पल है, इसलिए ये जो है सम संख्या है। अगर हमने छोटी संख्या 4 ही ले लिया तो 4 भी आप देखोगे तो 2 से विभाजित हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी 4 क्या है, एक सम संख्या, ये भी एक सम संख्या है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 5, 6, 7, 8 लिख दिया, क्या ये सम संख्या है? जी हाँ, ये भी सम संख्या, क्योंकि यहाँ पे 8 है। मैंने क्या बोला था, पहली संख्या में अगर 2 से भाग लग गया तो पूरी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। पूरी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। आप देना चाहो तो दे सकते हो। मान लो यहाँ पे 2 से दिया तो 2 8 जा 16 होता है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8 3 9, और ये पूरी संख्या कट जाएगी। यानी कितना भी बड़ी संख्या हो वो सम संख्या हो जाता है अगर पहली संख्या में आप 2 से भाग देते हो या लग जाता है। यही रूल होता है, यही नियम होता है, और मैं ये पढ़ाया भी हूँ। ठीक है, ये मैं बता भी चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये भी समझ गए हो कि सम संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्या में 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाता है, कट जाता है, जिसका रिमाइंडर 0 बचता है ना, वही सम संख्या कहलाता है। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्याएं बोलते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे ये है 3, 5, 7, 9, 11, 15 अनंत। ये जो संख्या है, किसी भी संख्या को उठा लो आप 2 से विभाजित नहीं है। मान लीजिए इसमें मैंने 9 ही ले लिया, 9 से मैंने जब 2 में से भाग दिया, 2 4 जा 8 होता है, एक बच गया हमारा रिमाइंडर, इसलिए 9 क्या है,
विषम संख्या, मान लो कि यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी संख्या लिख ली, ये भी क्या है, एक विषम संख्या। क्योंकि इन संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा, 7 में 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये भी संख्या विषम संख्या है। मान लो कि यहाँ पे मैंने 1 5 3 लिख दिया, ये भी एक विषम संख्या है, क्योंकि 3 में देखो सिर्फ हमें एक संख्या में देखना होता, 3 संख्या में 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये जो पूरी संख्या है विषम संख्या, ये भी पूरी संख्या विषम संख्या है। मान लो कि यहाँ पे मैंने 1 5 15 लिख दिया, मैंने 2 से किया, तो 2 7 जा 14 होता है, एक बच गया, यानी ये भी एक विषम संख्या है। कहने का अर्थ यही है कि जिन संख्या में 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, शेष कुछ ना कुछ बचता है, वह जो संख्या होता है वो विषम संख्या कहलाता है। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे, अगला पॉइंट है अभाज्य संख्या किसे कहता है। अभाज्य संख्या किसे कहता है? प्राइम नंबर वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभक्त नहीं होती है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का अर्थ है कि ये 2 मैंने एक संख्या ले लिया, तो 2 संख्या या तो 1 से भाग जाएगा, तो या तो स्वयं का मतलब या तो ये 2 से भाग जाएगा, इसलिए यह जो संख्या है अभाज्य संख्या कहलाएगा। यह क्या है? अभाज्य संख्या कहलाएगा। मान लो कि यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 3 या तो 1 से भाग जाएगा या तो 3 से जाएगा, किसी और संख्या से यह भाग नहीं जा सकता है, इसलिए 3 जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 17 लिख दिया, 17 या तो 1 से भाग जाएगा या तो स्वयं 17 से जाएगा, इसलिए 17 भी एक अभाज्य संख्या है। मान लो कि मैंने यहाँ पे 37 लिख दिया, 37 या तो 1 से भाग जाएगा या तो 37 स्वयं से जाएगा, इसलिए यह भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम उसे बोलते हैं जो या तो एक या तो स्वयं के साथ भाग जाए, किसी और के साथ भाग ना जाए, उन्हें ही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी पॉइंट आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है भाज्य संख्या है कंपोजिट नंबर वे संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्याओं से पूर्ण विभाजित होते, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी 4 6 8 9 10 12 अनंत तक। कहने का अर्थ ये है कि 4 जो संख्या है ये 1 से भी भाग जाएगा और स्वयं से भी जाएगा। क्या किसी और संख्या से भाग जा रहा है? अगर जाएगा तो ही ये भाज्य संख्या होगा, तो ये 2 से भी इसमें भाग लग जाएगा, इसलिए 4 क्या है? 4 एक भाज्य संख्या है। 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। मान लो कि मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, 6 या तो 1 से जाएगा और स्वयं से भी जाएगा, किसी और संख्या से जा सकता है, हाँ 2 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है। 6 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य हम उसे कहते हैं, भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्याओं से भाग चला जाए। तो जो मैंने यहाँ पे संख्या लिखा गया हूँ, जैसे यहाँ पे 10 में भी आप दोगे तो 1 से भी चला जाएगा, 10 से भी जाएगा और 5 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा, इसलिए 10 एक भाज्य संख्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाज्य संख्या भी आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर वे संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक को, Q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या, Q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या उन्हें ही हम बोलते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो, और जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, उन्हें हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। मान लो कि मैंने यहाँ पर 3/7 लिख दिया, यह एक परिमेय संख्या है, और 3 और 7 लिख दिया तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। यानी कि जो संख्या बटे के रूप में लिखा जाएगा वही संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। वह क्या है? एक परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे 3/5 लिख दिया, यह भी एक परिमेय संख्या। 4/7 लिख दिया, यह भी एक परिमेय संख्या। यहाँ पे 3/4, 3/5, 6/7, 6/9, ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है। जिन संख्याओं को आप बटे में लिख सकते हो उन्हें ही हम परिमेय संख्या बोलते हैं, बाकी संख्याओं को नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर
वे संख्या जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता जहां p तथा q पूर्णांक हो एवं q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर हो अपरिमेय संख्या कहलाती। जैसे ये देखो, ये इसे ही हम अपरिमेय बोलते, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, मान लो पाई हो गया। पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। 7 हो गई, यह भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इन सबको आप क्या बोलते हो? इन सबको आप अपरिमेय संख्या बोलते हो। जो संख्या p बटा क्यू पर नहीं लिखा जाता हो, जहां p और q पूर्णांक है एम q नॉट इक्वल टू 0 अपरिमेय संख्या कहलाती है। और ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे इस पॉइंट को। अब आगे चलेंगे, देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है वास्तविक संख्या और दशमलव भिन्न। अब देखो, वास्तविक संख्या और दशमलव भिन्न में क्या है? पहला है पॉइंट शांत। इस स्थिति में जीरो, इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। ये आपको दिया है 9 चैप्टर में 1.3 में प्रश्न की शांत और अशांत किसे कहते हैं। देखो, जिसका 0 आ जाता है वही क्या होता है? शांत होता है। यानी मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 बटा में 2 और मैंने कहा कि अब भाग दो। आपको पता है कि ऊपर वाली संख्या में नीचे से भाग दिया जाता है। जब आप 6 में 2 से भाग दोगे तो 2 3 जा 6 होगा, यानी ये पूरा पूरा कट गया। तो ये क्या है? ये शांत है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे शांत, और यही हमारा आंसर हो जाएगा शांत। ये क्या हो जाएगा आंसर? शांत। मान लो कि यहाँ पे मैंने 9 बटा में 3 लिख दिया और मैंने कहा कि भाग दो, तो आप क्या करोगे? 9 में 3 से भाग देते हो, तो 3 3 जा 9 आता है आपका। यहाँ पे शेष 0 बचता है, तो ये भी क्या है? एक शांत है। जो यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता है तो शांत नहीं है, और नहीं बचता है तो शांत है, वह शांत है। ठीक है, यही होता है कि शांत और अशांत क्या होता है। इस स्थिति में शेष अगर 0 बचता है तो उसे हम शांत बोलते हैं, जिसमें 0 नहीं बोलता है बचता है उसे ही हम अशांत बोलते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि शांत किसे कहते हैं, जिसका शेष 0 बचे। अब आगे चलेंगे, आगे आपके सामने दिया है कि अनवसानी आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। अब क्या है, चलो समझते हैं। मान लो कि प्रश्न यहाँ पे 1 और बटे में 3 मैंने आपको दे दिया और मैंने कहा कि आप भाग दो। तो क्या कहते हो? 1 में आप 3 से भाग देते हो, तो क्या कहते हो कि 1 में तो भाई भाग जाएगा नहीं। तो क्या कहते हो? आप यहाँ पे 0 और पॉइंट लगा लेते हो, यहाँ पे आप 0 कर लेते हो, तो 3 3 जा कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। यहाँ पे 1 आ जाता है, फिर 0 हो जाता है, 3 3 जा 9 हो जाता है, फिर 1 आ जाता है, फिर 0, फिर 3। यानी ये जो 3 3 है ना, ये चलता जाएगा। इन्हें ही हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। मतलब ये चेंज तो नहीं होगा, 0.3333333333 ऐसा नहीं आएगा, सिर्फ 3 3 आएगा। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं 0.3 और ऊपर ये लाइन लगा देंगे। लाइन का मतलब ये है कि 3 का कोई अंत नहीं है। 3 एक अनंत संख्या है, आप जहाँ तक लेके जा सकते हो, लेकिन ये जो पूरा पूरा भाग नहीं कटेगा। ये एक अनवसानी आवर्ती है, यह एक अनवसानी आवर्ती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट आपके सामने पॉइंट नंबर 11 अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। मान लो कि मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, √2। तो √2 का 0 होता है, 4 1 4 2 फिर 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है, इसका ये चेंज होता रहेगा। 0 होगा, फिर 4 1 4 2, यहाँ पे 3 4 5 जो भी आ सकता है, लेकिन ये जो संख्या है ना, ये चेंज होता रहेगा। इन संख्या में क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। जो ऊपर था उसमें 0.33 पुनरावृत्ति हो रही थी, लेकिन इस स्थिति में थोड़ा अलग है। इस स्थिति में पुनरावृत्ति नहीं होगा। जब इसको लिखने की बारी आएगी तो आप 0 4 1 4 कुछ संख्या आगे तक लिखोगे, मतलब आगे तक आप लिखोगे, देखोगे कहाँ तक जा रहा है। और अगर चेंज हो रहा है बार बार, तो ये लाइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगाना ही नहीं है। लाइन कब लगता है? जब पुनरावृत्ति होती है, लेकिन जब पुनरावृत्ति नहीं होगा तो लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है घातांक नियम। अब घातांक नियम में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है AM × AN = A + A।
एम एन प्लस एम एन इसका क्या है स्क्वायर है। यानी कहने का ये है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे आपको एक प्रश्न समझा दिया 3 और 2 का 2 स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, ये आकर देखो पहले मैंने ये लिखा सेम 2 मैंने सेम लिख दिया, एम ये वाला होगा एन ये वाला होगा, तो आप ऐसे लिखोगे। यानी क्या करोगे 2 3 प्लस 2, अब इसको क्या करोगे 2 6 हो जाए तो 5 हो जाएगा। 2 3 कितना होता है 5 होता है। अब जब 5 होता है तो क्या करो 2 को ना 5 बार लिख लोगे, 1 2 3 4 5। अब लिखकर इनको गुना करोगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 16 16 दूना 32 और 32 हमारा आंसर हो जाएगा। इस फार्मूला का मतलब यही है। पहले ए का एम है तो ए का मैंने 3 लिख दिया स्क्वायर, ए का एन है तो मैंने ए का 2 स्क्वायर लिख दिया। फिर इन दोनों को जोड़ना होता है, ए सेम होता है इसलिए हमें सेम में एक संख्या लेना होता है, ये अलग होता है इसलिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ना होता है। ये फार्मूला के थ्रू करना होता है। अपने मन से नहीं कर सकते हो कुछ भी, अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हमने किया तो हमारा आ गया 32। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप फार्मूला जो है पहला फार्मूला समझ गए होंगे। आप चलेंगे और देखेंगे कि दूसरा फार्मूला क्या है। तो दूसरा जैसे यहाँ पे ए एम दिया है, फिर ब्रैकेट में एन दिया हुआ है स्क्वायर, और फिर इन तीनों का बन जाएगा ए एम गुने एन, ए एम गुने एन इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका कैसे एग्जाम्पल लोगे, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया और 2 का मैंने 2 लिख लिया और ब्रैकेट के बाहर मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे हमें बनाना है, यानी 2 का तो 2 हो जाएगा, इन दोनों में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना 3, तो ये हमारा बन जाएगा 2 का 6। यानी अब 2 का जो है 6 बार लिखकर उसका मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6। अब इसको गुना करोगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 32 32 दूना 64 और 64 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला नंबर 2 था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी फार्मूला बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ समझाने की। आपको बिना समझे हुए तो यहाँ से मैं आपको भेजने वाला भी नहीं हूँ। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 है कि ए एम बटे में ए एन है, ये जब आगे जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा एम माइनस ए का स्क्वायर एम माइनस ए। ये अब चलते भाई इसे समझते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे ये दे दिया 2 का 3 और फिर मैंने बटे में, ये बटा में है 2 का 2, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 माइनस 2, तो ये कैसा बन गया 2 1। जब 1 बन गया यानी 2 1 बन गया तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 का 1 मतलब 2 का एक ही बार लिखो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप समझ गए होंगे। नहीं तो मान लो कि मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, मैंने यहाँ पर 2 का 4 लिख दिया, अब मैंने यहाँ पर 2 का 2 लिख दिया, यानी यही बात है कि आपने 2 का क्या किया 4 में से 2 माइनस किया तो आपका 2 का 2 आ गया। यानी 2 गुने 2 जब करोगे तो आपका 4 आंसर आ जाएगा, यानी 2 है इसलिए 2 बार गुना करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप पॉइंट बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। तो अगला पॉइंट है ए का एम है, बी का एम है, तो ए बी ब्रैकेट में होगा और एम बाहर होगा, तो इसका मतलब क्या है कैसे समझे। तो देखो 2 मैंने 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई ये बी है, तो अब हमें देखो ये 2 है तो 2 यहाँ पर नहीं लिखे, हम थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, लेकिन ऊपर सेम होने से, ऊपर तो हमें 3 3 चाहिए क्योंकि यहाँ भी एम है यहाँ भी एम है। अब क्या करोगे, इन दोनों को गुना करोगे, इन दोनों को गुना करोगे तो ये आ जाएगा 6, और इन दोनों में आपको एक ही संख्या लिखना है, ये रहा फॉर्मूला, तो आप यहाँ पे लिख लोगे 3। यानी अब आपको ये करना है कि 6 गुने 6 करके मल्टीप्लाई करना। तो 6 गुने 6 करोगे तो 36 आएगा, 36 में 6 से करोगे तो 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास यहीं तक था, आपको समझ आया होगा और मैं चैप्टर 1 का संपूर्ण इंट्रोडक्शन करवा दिया है। अगर आपको समझना है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। बाय दोस्तों, हाय बनाई दे दोस्तों।